दोस्तों आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो है 1852 की एक नर्स की कहानी जो इंग्लैंड से है और जिनका नाम है मिसेस राइट। उन्हें किसी काम से आयरिश बुलाया जाता है। मिसेस राइट एक बहुत ही सुलझी हुई और प्रोफेशनल नर्स थी। जब वो वहाँ पहुँचती है तो मालूम चलता है कि उनके अलावे एक नन को भी बुलाया गया है। ये जब वहाँ पहुँचती है तो उसके अगले दिन एक कमिटी जिन्होंने इन्हें बुलाया था वो मिसेस राइट से मिलते हैं। मिसेस राइट के साथ एक नन भी थी। ये कमेटी के मेंबर से पूछती है कि अना जिसकी देखभाल करनी है उस लड़की को क्या हुआ है। कमेटी बताती है कि अना अपने 11वें जन्मदिन से बिना खाए पिए जिंदा है, करीब 4 महीने से। मिसेस राइट कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर फिर भी कोई खाता नहीं है तो हम उसे ज़बरदस्ती खिला सकते हैं। पर कमेटी इस बात के लिए मना करती है। वो चाहती है कि उस पर किसी भी तरह की ज़बरदस्ती ना की जाए। अगर वो खाना मांगती है तो उसे मना भी नहीं किया जाना चाहिए। कमेटी ये कहती है कि आप लोगों को बस उस पर नज़र रखनी है। दोनों की शिफ्ट अलग अलग होंगी, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगी और 14 दिनों के बाद आप अपना रिपोर्ट हमें सबमिट करेंगे। वहाँ से मिसेस राइट एक डॉक्टर के साथ अना के घर पर जाती है। अना का घर एक सुनसान और खाली जगह पर था। वहाँ उसके मॉम और डैड भी रहते थे। वहाँ जाने के बाद मिसेस राइट ने देखा कि लोग जगह जगह से उससे मिलने आते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को ये एक करिश्मा लगता था। मिसेस राइट वहाँ उसकी माँ से मिलती है। ये एक छोटा सा घर था जहाँ नीचे उसकी माँ रहती थी और ऊपर अना। वो पहली बार अना से मिलती है। सबसे पहले तो वो उसे अच्छे से चेक करती है, उसके मुंह को, उसके शरीर को। फिर वो एक डायरी में रिपोर्ट लिखती है। मिसेस राइट अना को कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें भूख नहीं लगती। अना कहती है नहीं। फिर वो कहती है कि इतने दिन तक भूखे रहने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अना से मिलने के बाद वो नीचे जाकर सभी के साथ डिनर करती है। मिसेस राइट एक विडो थी। खाना खाने के बाद वो वापस अना के पास जाती है। तब वो प्रे कर रही थी। उसके बाद उसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है और फिर नन आ जाती है। मिसेस राइट अपने इस नए काम से खुश नहीं थी। वो उन लोगों से कहती है कि कोई उस बच्ची को चुपके से खाना खिला रहा है। वो कहते हैं ठीक है, हो सकता है, पर ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। इसके बाद मिसेस राइट घर चली जाती है। इनकी एक छोटी सी बच्ची थी जो बचपन में ही मर गई थी। ये हर रात उस बात को याद करती है। अगले दिन जब वो अना से मिलती है तो वो उसे घर से बाहर ले जाती है ताकि उसे ठंडी हवा मिल सके। ये पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, पर वो कहती है कि नहीं। पर अना पानी पीती है। बाहर से वापस आने के बाद मिसेस राइट वहाँ की एक एक चीज़ों को चेक करती है जहाँ अना रहती थी। वो सोचती थी कि कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो वो समझ नहीं पा रही है, क्योंकि बिना खाए जीना इम्पॉसिबल है। अना अब धीरे धीरे मिसेस राइट से बात करने लगी। अगले दिन डॉक्टर अना को देखने आते हैं। वो भी कहते हैं कि इसे देखकर ये लगता नहीं कि इसने 4 महीने से कुछ खाया ही नहीं। डॉक्टर को भी लगता है कि इसे कहीं से तो एनर्जी मिल रही है। मिसेस राइट कहती है कि हर रोज़ बहुत सारे लोग इससे मिलने आते हैं और अगर हम ये चाहते हैं कि जांच अच्छे से हो तो पहले हमें सभी लोगों को अना से मिलने के लिए मना करना पड़ेगा। डॉक्टर के जाने के बाद एक टेलीग्राफ का रिपोर्टर विल ब्रायन मिसेस राइट से मिलता है। वो अना का इंटरव्यू लेना चाहता था। वो उस पर एक आर्टिकल लिख रहा था, पर मिसेस राइट उसे मना कर देती है कि वो कोई इंटरव्यू नहीं देगी। रिपोर्टर के जाने के बाद मिसेस राइट ये जानने की कोशिश करती है कि अना आखिरी बार क्या खाई थी, तो मालूम चलता है कि पानी और आटा। अना जब सोने जाती है तो उसकी माँ और उसकी बहनें उससे मिलने आती है गुड नाइट बोलने के लिए। अना अब धीरे धीरे मिसेस राइट पर भरोसा करने लगी थी। पर मिसेस राइट बिल्कुल प्रोफेशनल नर्स थी। वो अना के सोने के बाद फिर से सारी चीज़ों को देखती है तो उसे एक कागज़ में कुछ बाल के टुकड़े दिखाई देते हैं। जब अना सुबह उठती है तो पता चलता है कि ये बाल उसके भाई के हैं। अना अपने भाई को बहुत याद करती है। मिसेस राइट हर रोज़ अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद जब वो घर जाती है तो वो अपनी बेटी के कुछ सामान को देखकर उसे याद करती है।
वो एक दवा भी लेती थी जिसके कारण उसे नींद आ जाती थी। इसके अगले दिन वो रिपोर्टर उससे मिलता है। वो मिसेस राइट से पूछता है, सच में वो लड़की कुछ नहीं खाती? तब मिसेस राइट ने कहा कि मैं बिना पलके झपकाए 5 दिन से उस पर नज़र रखे हुए हैं, पर वो पानी के अलावे कुछ नहीं खाती। फिर वो कहता है कि हो सकता है कि उसके घर वाले जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तब राइट ने कहा कि वहाँ एक दान पेटी रखी हुई है, पर कम ही लोग पैसे देते हैं और उसके माँ और बाप उससे बहुत प्यार करते हैं। वो अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेंगे? मिसेस राइट जब उस रिपोर्टर से बात करने के बाद वापस आती है तो उसे कुछ तो लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस दिन जब वो एना के पास जाती है तो उस रूम में नन के अलावे उसकी मॉम डैड भी थे। मिसेस राइट जाकर बोलती है कि आज से एना के पास कोई भी नहीं आएगा। उसकी माँ कहती है कि घर वालों से क्या प्रॉब्लम है, पर मिसेस राइट कहती है कि नहीं, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। उसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वो रिपोर्टर फिर से मिसेस राइट से मिलता है। वो कहता है कि तुम बस एक बार मुझे उससे मिलने दो, मैं सारी सच्चाई बाहर ला दूंगा। मिसेस राइट कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने उसके घर वालों को भी मिलने से मना कर दिया है। तब वो कहता है कि हो सकता है कि घर वाले किसी तरकीब से उस तक खाना पहुंचा रहे थे। अगर तुमने उसे मिलने से मना कर दिया है तो वो भूखी मर जाएगी। तब राइट कहती है कि हो सकता है कि वो कबूल कर ले। तब रिपोर्टर कहता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि वो अभी तक झूठ क्यों बोल रहे थे, और हो सकता है कि उन्हें अपने घर से भी बाहर निकाल दिया जाए। उससे मिलने के बाद वो एना के पास जाती है। मिसेस राइट ने एक बात नोटिस की कि जब से उन्होंने सबको मिलने से मना किया है तब से एना की तबीयत खराब होने लगी। वो अक्सर एना को बाहर खुले हवा में ले जाती थी। फिर एक दिन उसने एना की मुलाकात उस रिपोर्टर से करवाई। वो हमेशा अपने साथ एक घोड़ा रखता था। विल उससे मिलता है, उसे अलग अलग जगहों की कहानी सुनाता है। एना उससे मिलकर खुश हो जाती है, पर जैसे जैसे दिन गुजरता है एना और भी कमज़ोर होने लगती है। इसके बाद मिसेस राइट डॉक्टर से मिलती है और उन्हें बोलती है कि अगर वो खाएगी नहीं तो मर जाएगी। पर डॉक्टर ने उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर को लगा कि ये बेकार ही परेशान हो रही है। वो मिसेस राइट को बस अपना काम करने को बोलती है। उनसे मिलकर जब मिसेस राइट वापस आती है तो सबसे पहले तो एना की माँ से खाना मांगती है, तो उन्हें सूप देती है। सूप लेकर वो एना के कमरे में जाती है और एना को अपना मुंह खोलने के लिए बोलती है। वो कहती है कि अगर खाओगी नहीं तो ज़बरदस्ती खाना खिलाऊंगी। वो एक पाइप ज़बरदस्ती उसके मुंह में डालने लगती है, पर फिर मिसेस राइट को एहसास होता है कि वो गलत कर रही है। उसके अगले दिन जब मिसेस राइट एना को बाहर घुमाने के लिए ले गई तो वो चलते चलते थक जा रही थी। कुछ देर बाद वो गिर गई। उस समय वो रिपोर्टर भी उन लोगों के साथ था। दोनों किसी तरह से एना को घर लेके आए। रिपोर्टर घर पहुंचने से पहले ही चला गया। एना भूख की वजह से बेहोश हो गई थी। इस बार उसकी माँ ने भी खाने के लिए पूछा, पर एना ने मना कर दिया। बस उसने कहा कि मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। मिसेस राइट को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो एना को पसंद करने लगी थी और वो उसे इस तरह से नहीं देख सकती थी। अब वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। अब एना खड़े भी नहीं हो पा रही थी। मिसेस राइट अब ये नहीं देख पा रही थी, पर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि क्या करूं। एक दिन खाना खाते खाते उसे एहसास हुआ कि एना की तबीयत तब से खराब होने लगी है जब से उसने एना की माँ को भी उससे मिलने के लिए मना कर दिया। तब ये बात वो समझ पाई कि उसकी माँ खाना को चबाकर अपने मुंह से उसके मुंह में डाल देती थी जब वो उसे गुड नाइट किस करती थी, जिसके कारण वो बिना खाए भी जिंदा थी। वो एना के पास जाती है और उसे ये बताती है। वो ये बोलती है कि तुम चाहो तो वो ऐसा फिर से कर सकती है, पर एना मना कर देती है। वो बस प्रे करती है। वो पूछती है कि तुम खाना क्यों नहीं खाती। तब एना पहली बार उसे सच बताती है कि जब वो 9 साल की थी तब उसका भाई उसके साथ गलत किया करता था। उसने घर में ही अपने भाई से शादी कर ली थी। एना उससे प्यार करती थी, पर शादी के बाद उसके भाई की तबीयत खराब होने लगी।
ये सब बात उसकी माँ जानती थी, पर उसका भाई बीमारी से मर गया तो उसकी माँ ने इसका जिम्मेदार अना को बताया, और ये भी कि उसके भाई की आत्मा पवित्र नहीं थी, इसलिए वो नरक में जलेगा। इसलिए उसे फास्ट रखकर हर दिन दिन में 33 बार प्रे करने को कहा गया ताकि वो स्वर्ग जा सके। अना भी उससे प्यार करती थी और इसलिए उसने ये सब किया। वो इस बात के लिए दुखी थी कि सब इसके लिए अना को जिम्मेदार मानते थे। ये सुनकर मिसेस राइट को बहुत बुरा लगा। उसने अना से कहा कि ये सब गलत है। बहुत सोचने के बाद मिसेस राइट अगले दिन कमेटी से मिलती है और उन्हें बताती है कि अना बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। अब वो चल नहीं पाती, मुश्किल से बोल पाती है, ऐसे वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। वो ये भी बताती है कि अना की माँ पहले अना को अपने मुंह से खाना खिलाती थी, जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाती है। ये सब सुनने के बाद भी कमेटी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। वो नन से पूछती है कि क्या आपने ऐसा होते हुए देखा है। नन कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। फिर एना को बुलाया जाता है। कमेटी उससे पूछती है कि क्या तुमने पिछले 4 महीने में कुछ खाया है, पर एना भी इस बात से इनकार कर देती है। तब कमेटी मिसेस राइट को कहती है कि आपको जो काम दिया गया है आप बस वही करें। वो मिसेस राइट की बातों का भरोसा नहीं करते। तब मिसेस राइट कहती है कि ठीक है, मैं मरने तक एना का ख्याल रखूंगी। इसके बाद ये मीटिंग ख़त्म हो जाती है। वहाँ से आने के बाद एना को उल्टी हो रही थी। उस समय मिसेस राइट और उसकी माँ दोनों वहीं थी। मिसेस राइट उसकी माँ को बोलती है कि ये मर रही है, पर वो कहती है कि नहीं, इसे चुना गया है। फिर मिसेस राइट कहती है कि मुझे पता है कि आप इससे बहुत प्यार करती है, आप इसे मरते हुए कैसे देख सकती हैं। मैंने भी अपने बच्चे को खोया है, इसलिए एक बच्चे का दर्द मैं समझ सकती हूँ। आप अगर चाहें तो पहले की तरह इसे खाना मुंह में रख कर खिला सकते हैं। पर वो नहीं मानती। वो कहती है कि मेरे बच्चे मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। ये कहकर वो चली जाती है। जब हर कोई उसे मना कर देता है तो वो विल यानी उस रिपोर्टर से मिलती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मिसेस राइट उसे कहती है कि हमें एना को यहाँ से दूर लेके जाना होगा, नहीं तो वो मर जाएगी। ये कहता है कि क्या तुम मुझे किडनैप करने के लिए बोल रही हो। वो ये कहता है कि मैं ये नहीं करूँगा, पर मिसेस राइट इससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ हम कोई ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ हम सुकून से जी सकें। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते हो तो प्लीज़ कल जब सब प्रार्थना करने जाएंगे तो तुम कुएं के पास आ जाना और उसे यहाँ से कहीं दूर लेके चले जाना। उसके बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोलूँगी। अगले दिन सभी लोग चर्च चले जाते हैं। मिसेस राइट अना के पास जाती है और कहती है कि सोचो, अना ईश्वर के पास चली गई, पर ईश्वर ने फिर से उसे धरती पर भेज दिया जिसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ, तो उसका नाम क्या होगा। अना ने कहा कि नान। उसके बाद मिसेस राइट उसे उठाकर वहाँ से दूर कुआं के पास ले जाकर रखती है और उसे कहती है कि ईश्वर के पास जाने का वक्त आ गया है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अना अपनी आंखें बंद कर लेती है। मिसेस राइट उसे थोड़ी देर बाद आवाज़ देती है, नान उठो। तो वो किसी तरह से अपनी आंखें खोलती है। मिसेस राइट फिर उसे कुछ खिलाती है तो वो इस बार खा लेती है। उसे विश्वास हो जाता है कि अब वो नान है। उसे वहाँ रखकर मिसेस राइट वापस घर जाती है और एना जहाँ सोती थी उस पूरे कमरे को वो आग लगा देती है, जिसमें उसका हाथ भी जल जाता है और पूरे घर में आग लग जाती है। अगले दिन मिसेस राइट कमेटी को अपना रिपोर्ट देती है, जिसमें वो बताती है कि अना आग लगने से पहले ही मर चुकी थी। उसने कहा कि लैम्प की वजह से उस घर में आग लग गई। कमेटी उसकी बातों को मान लेती है, पर वो इस आग के लिए उसे जिम्मेदार मानती है और उसे उसके काम के लिए उसे पैसे देने से मना कर देती है, और साथ में ये भी कहती है कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए आप यहाँ से नहीं जा सकती। इसके बाद जो नन मिसेस राइट के साथ अना का ख्याल रखती थी, उसने मिसेस राइट से कहा कि कल मैं प्रेयर से जल्दी आ गई थी तो देखा
कि एक फरिश्ता घोड़े पर अना को कहीं लेके जा रहा है। क्या वो जगह बेहतर है? क्या आप मुझे वादा करती हैं? मिसेस राइट ने कहा कि हाँ, मैं वादा करती हूँ। उसने रिपोर्टर को उसे ले जाते हुए देख लिया था। कुछ दिनों के बाद पेपर में ये बात छपी कि बिना खाए जिंदा रहने वाली लड़की आग में जलकर मर चुकी है और इसका दोष किसी पर भी नहीं जाता। उसके माँ बाप पर भी इसका कोई दोष नहीं जाता। इसके बाद मिसेस राइट वहाँ से चली जाती है और वहाँ से दूर जाकर वो अना से मिलती है और फिर वो वहाँ से उसे सिडनी लेके जाती है। अब वो नान बन गई थी और वो खाना भी खाने लगी थी। और दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।